हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये रोटेशनल मोशन का सेकंड लास्ट लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग 52 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज 53 ऑनवर्ड्स करेंगे। बट पिछली बार एक क्वेश्चन 42 था, उसको थोड़ा और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो के टाइम्स थीटा स्क्वायर दी थी। और यहाँ पे जो थीटा था वो एंगल रोटेटेड था। तो तुम्हें एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना था, कितना होगा। तो हमने क्या किया था, देखो। यहां से हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी ना। ओमेगा इक्वल टू √2 के/आई इंटू थीटा निकाली थी। अब सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में अल्फा कांस्टेंट नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि अगर अल्फा कांस्टेंट रहा होता तो फिर जैसे हम v इक्वल टू √2s लिख लेते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे हम एक तरीके से क्या लिख सकते थे, ओमेगा इक्वल टू √2 अल्फा थीटा, इस टाइप से लिख सकते थे। तो ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि ये वो कॉमन हो जो है, समझ गए ना, कांस्टेंट हो, उस समय कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल सी बात है, वही जो हमने किया था। अल्फा की जो वैल्यू लिखी थी वो आप सीधे सीधे डी ओमेगा बाई डी टी कर दो। और डी ओमेगा बाई डी टी हो गई √2 के/आई इंटू डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी फिर ओमेगा आ गया। और फिर ओमेगा आ गया √2 के/आई इंटू थीटा। तो फाइनली जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा 2 के/आई इंटू थीटा। यहाँ पे के स्मॉल वाला है, ध्यान रखना। मतलब ये जो स्मॉल के है, इसको हमने कैपिटल ए यूज किया बाद वाले में, ठीक है। ये किया बाय ये कर लो, बस हो गया जो है। तो यहाँ से तुम देख भी सकते हो कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, बल्कि थीटा का फंक्शन आ रहा है ना। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अल्फा आ रहा है वो फिर फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो एनीवे, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब चलते हैं 53। इस टाइप से एक बॉडी वो दिया था, सफिशिएंटली रफ। और तीन बॉडीज ऊपर को प्योर रोल कर रही हैं, ऊपर को जा रही हैं और प्योर रोल कर रही हैं। और तीनों बॉडीज के लिए v की वैल्यू सेम दे रखी थी, ठीक है। सफिशिएंटली रफ है और तीन बॉडीज हैं, ऊपर को प्योर रोल कर रही हैं, और तीनों के लिए v की वैल्यू सेम है। अब वो तीन बॉडीज कौन कौन सी हैं। एक तो आपको रिंग दे रखी थी, और उसकी रेडियस दे रखी थी r। दूसरा एक दिया था सॉलिड स्फीयर, एस कह दे रहा हूँ सॉलिड स्फीयर को। इसकी रेडियस r/4 दे रखी थी, r/2 सॉरी। और तीसरा हमें दिया था सॉलिड स्फीयर ही था, लेकिन उसकी रेडियस r/4 दे रखी थी। तो तीनों केसेस में आपको रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स निकालना था।
मैक्सिमम हाइट्स। एक बार दोबारा देख लो। एक सफिशिएंटली रफ सरफेस है, तीन अलग अलग बॉडीज ऊपर को प्योर रोल कर रही हैं, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तीनों की लीनियर वेलोसिटी सेम दे रखी थी v। और तीन बॉडीज आपको दे रखी है रिंग, सॉलिड स्फीयर और फिर सॉलिड स्फीयर, उनका मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है। समझ में आई बात? अब देखो इसमें क्या कर, यस। यहां पे जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, अच्छा मास सेम था, हाँ ध्यान रखना, मास सेम था, तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी तो सेम रहेगा। नहीं बताओ, अगर मास सेम है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वो भी तो सेम रहेगी। ठीक, अब क्या है देखो, यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वही फिर mgh में कन्वर्ट हो जाएगी ना। बता, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं k टोटल लिख दे रहा हूँ, नहीं है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वही अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh में, या कह लो जो h होगी वो फिर k टोटल अपॉन mg होगी। लेकिन m और g ये दोनों की वैल्यू भी सेम है, दोनों तीनों के लिए। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट आई वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू k टोटल आ गई। ये कह लो। अब प्योर रोलिंग के केस में k रोटेशन और k ट्रांसलेशन, इसका रेशियो 1 होता है, क्यों? समझ गए ना, इसका रेशियो 1 होता है रिंग के केस में। इसका मतलब जितना रोटेशन है उतनी ही ट्रांसलेशन है, तो रिंग के केस में जो k टोटल आ गया वो ट्वाइस k ट्रांसलेशनल होगा ना। ये तो रिंग के केस में आ गया, ध्यान रखना। अब सुनो, अब सॉलिड स्फीयर के केस में k रोटेशन अपॉन k ट्रांसलेशन, क्यों? ये 2/5 होता है, इसका मतलब 0.4 होता है, तो k रोटेशन तुम कह सकते हो 0.4 टाइम्स k ट्रांसलेशन होगा। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर के केस में k टोटल कितना हो जाएगा बताओ, जो है k टोटल हो जाएगा, kt तो है ही है, साथ में 0.4 kt और है, तो इसका मतलब 1.4 kt हो जाएगा। बता समझ में आई बात बेटा? ये बता, सॉलिड स्फीयर के केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1.4 kt होगी, और kt कॉमन थी जो है। तो अब सिंपल सी बात होगी, बस तुम्हें h प्रोपोर्शनल टू k टोटल है, तो तुम्हें h ऑफ रिंग अपॉन h ऑफ सॉलिड स्फीयर करना है मान लो, तो फिर वो हो जाएगा k टोटल फॉर रिंग, मतलब 2 kt हो गया, और k टोटल फॉर सॉलिड स्फीयर मतलब 1.4 आ गया, तो ये आ गया 20/14, 10/7 आ गया मेरे ख्याल से, क्यों? अब आप ये बताओ कि रिंग, सॉलिड स्फीयर और फिर सॉलिड स्फीयर, वो भी सॉलिड स्फीयर, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना देखा जाए तो, जो है इसका मतलब एक तरीके से रिंग का अगर 10 है तो सॉलिड स्फीयर का 7 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, 10
रेशियो 7 ये इस टाइप का रेशियो आ जाएगा बस, हो गया। क्यों? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो। सफिशियंटली रफ सरफेस थी, 3 अलग अलग बॉडीज ऊपर को प्योर रोल कर रही थी, मास सेम थे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी सेम थी। इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी सेम थी। और 3 अलग अलग बॉडीज मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी थी। तो वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे उनका रेशियो निकालना था। अब प्योर रोलिंग में तुम जानते हो कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 होता है। इसका मतलब बॉटम मोस्ट में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट में पूरी की पूरी पोटेंशियल या एमजीएच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने एमजीएच इक्वल टू के टोटल लिख दिया। तो यहां से एच आ गया के टोटल अपॉन एम जी। अब एम और जी फिर से कॉमन आ गए सबके लिए, तो इसका मतलब हाइट प्रोपोर्शनल टू सीधे के टोटल हो गया। उसके बाद फिर हमने एक चीज और यूज की कि रिंग के केस में रोटेशन और ट्रांसलेशन का जो रेशियो आता है वो 1 आता है। इसका मतलब जितना ट्रांसलेशन है उतना ही रोटेशन है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वहां पे 2 kT होगी। लेकिन सॉलिड स्फीयर के केस में यही रेशियो 2:5 आता है। इसका मतलब के रोटेशन 0.4 के ट्रांसलेशन हो गई। तो सॉलिड स्फीयर में टोटल कितनी हो गई? केटी तो है ही है, साथ में 0.4 kT वो रोटेशन वाली और हो गई, तो 1.4 kT हो गई। उसके बाद हमने रेशियो फाइंड कर लिया, बस हो गया। समझ में आ गया बेटा ये बता? क्यों? अब चलते हैं 54। फिर से अगेन वही बिल्कुल सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम थी। अब के आपको 2 बॉडीज दे रखी थी, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है। अब के एक तो दिया था सॉलिड स्फीयर और एक दिया था सॉलिड सिलेंडर। ये दिया था, एक है सॉलिड स्फीयर और एक है सॉलिड सिलेंडर। और इसमें भी आपको रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालना था। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है। ऑलरेडी हम पिछली प्रॉब्लम में कर चुके हैं कि जो एच है वो प्रोपोर्शनल टू के टोटल है। और सॉलिड स्फीयर में मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कि जो के टोटल था वो 1.4 के ट्रांसलेशन था। अब सॉलिड सिलेंडर में आ जाओ। सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान रखना। इसमें जो के आर अपॉन के टी होगा वो 1:2 होगा। इसका मतलब 0.5 होगा। या तुम कह सकते हो के रोटेशन वो 0.5 के ट्रांसलेशन होगा। इसका मतलब जो के टोटल होगा वो फिर आ जाएगा 1.5 के ट्रांसलेशन, इतना आ जाएगा। अब आ गया एच सॉलिड स्फीयर अपॉन एच सॉलिड सिलेंडर। तो ये आ जाएगा 1.4 के टी अपॉन 1.5 के टी। तो 14/15 आ गया वैसे। मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया है, लेकिन ये ध्यान रखना दोनों क्वेश्चंस में मैंने एक चीज बोली है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वी सेम है, ये तो दिया ही है, ठीक है। और मास भी सेम है। समझ में आ रही बात? पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट मैंने ये जो आंसर्स निकाले हैं वो उन केसेस के निकाले हैं जिसमें वी और एम दोनों के दोनों सेम हो।
बट कंसेप्ट एक ही लगेगा। इनकेस अगर आपको मास थोड़ा डिफरेंट भी दिए होंगे तो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट सेम लगेंगे। तो बाय द वे अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा भी तो उसको अकॉर्डिंगली तुम कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं 55। यहाँ पे तुम एक 40 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, लेकिन ये हॉलो सिलेंडर है, ध्यान रखना, हॉलो सिलेंडर, HC लिख रहा हूँ। और इसका मास 5 kg है और इसकी रेडियस 0.5 मीटर है। तो तुम्हें इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, कितना होगा अल्फा। और ये प्योर रोल कर रहा है। तो ये मैंने क्लास में काफी बताया होगा कि अगर वो प्योर रोल कर रहा है तो आप सिंपल सा क्या करो कि इसके अबाउट ही अल्फा निकाल दो, बस यही आंसर हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में तो ये ऐसे होगा, एक्चुअल में ये होगा कि ये ए से आगे भी जाएगा और अल्फा से घूमेगा भी। लेकिन आप सीधे सीधे बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अल्फा निकाल दो, वही आंसर आता है। और वो प्योर रोलिंग के केस में होता है, ये हमने क्लास में बताया भी है मैंने पूरे का पूरा। अच्छा, इसमें फायदा ये होता है कि बॉटम मोस्ट में क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई फ्रिक्शन लग भी रहा है, सपोज करो कोई फ्रिक्शन लग भी रहा है, तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ के अबाउट कह लो, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। तो अब अल्फा क्या होगा तो जो है, ये होगा टॉर्क अबाउट ओ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। अब ओ के अबाउट केवल इसका टॉर्क आ जाएगा, बस हो गया 40 न्यूटन का। तो ये हो गया 40 इंटू, ये डायमीटर हो जाएगा, क्यों, डायमीटर हो जाएगा। और रेडियस तुम्हें 0.5 मीटर दे रखी है, तो डायमीटर हो गया 1 अपॉन। अब ये हॉलो सिलेंडर था, तो इसके अबाउट तो होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो इसके अबाउट हो जाएगा 2mr² हो जाएगा, क्यों, ट्वाइस m इंटू r²। ये हो गया इतना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा बता रहा हूँ। हॉलो सिलेंडर थिया, उसके टॉप में 40 न्यूटन का फोर्स लगाया था, और तुमसे कह रहा है कि प्योर रोल कर रहा है। इसका मतलब सफिशियंट फ्रिक्शन है, ध्यान रखना, अगर प्योर रोल कर रहा है तो सफिशियंट फ्रिक्शन है। तो तुम्हें अल्फा निकालना था। तो इसका एक कंसेप्ट होता है कि प्योर रोल के केस में अगर तुम बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट भी अल्फा निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम वैल्यू आती है। उससे फायदा ये हो जाता है कि बॉटम मोस्ट के अबाउट हमारा जो एफ होता है उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, इसको लिख। अच्छा, एक चीज और है कि आपने ना एक बार अल्फा निकाल लिया तो फिर ए तो तुम आराम से निकाल ही सकते थे, ए कितना होगा, ए आर अल्फा के इक्वल होगा। और वैसे ए कितना होता बाय द वे, ए होता 40 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन अपॉन मास कर देते। तो यहां से तुम चाहते तो ये भी निकाल सकते थे कि फ्रिक्शन कितना लगा है, फाइंड फ्रिक्शन, ये और फाइंड कर सकते थे आप। 56 भी बिल्कुल उसी टाइप से है। आपके सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, एस कहीं पे मैं यूज कर रहा हूं तो सॉलिड के लिए हो गया, सी यूज कर रहा हूं तो सिलेंडर के लिए हो गया, एस एस यूज कर रहा हूं तो सॉलिड स्फीयर हो गया। और कहीं पे मैं HC लिखूंगा तो वो हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब इसके ठीक बीच में आप F लगा रहे हो। अच्छा, इसका मास m दिया था और रेडियस r दे रखी थी। तो और प्योर रोल कर रहा है, ये कह रहा है तुमसे, प्योर रोल कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब सफिशियंट फ्रिक्शन है, फिर सफिशियंट फ्रिक्शन है।
तो इसमें भी तुम्हें अल्फा ही निकलना था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगेन मैंने तुमसे कहा कि तुम चाहो तो इसको बॉटम मोस्ट के अबाउट अल्फा निकाल दो सीधे सीधे, इसके अबाउट अल्फा निकाल दो। अब भले ही फ्रिक्शन लग भी रहा हो, लेकिन उसका जो टॉर्क होगा ओ पॉइंट के अबाउट वो जीरो हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क अबाउट ओ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। और टॉर्क अबाउट ओ कितना होगा, एफ इंटू आर होगा, क्यों, एफ इंटू आर अपॉन, आपके सॉलिड सिलेंडर है, हाँ सॉलिड सिलेंडर, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। और उसमें फिर एम आर स्क्वायर और ऐड करोगे तो 2/3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, तो मेरे ख्याल से 2/3 F/m/r आ गया, बस हो गया। ये अल्फा हो गया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अगर ए निकालना है तो आर अल्फा कर देना। और इस ए को तुम चाहो तो एफ प्लस एफ डिवाइडेड बाई एम भी कर सकते हो। तो यहां से तुम्हें फ्रिक्शन और पता चल जाएगा, बस हो गया, तीनों चीजें हो गई। कंसेप्ट फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि सफिशिएंटली रफ है तो प्योर रोलिंग होगी। और प्योर रोलिंग के केस में एक्चुअल में तो ये होता है कि अगर ये ए है और ये अल्फा है तो ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। लेकिन मैंने तुमसे कहा तुम बॉटम के अबाउट सीधे अल्फा निकालोगे तो भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन उसके अबाउट अल्फा निकालने से थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन का टॉर्क था वो जीरो आ जाता है। अब चलते हैं 57। दो डिस्क थी, एक के ऊपर दूसरी गिरती है और फिर कॉमन वेलोसिटी आ जाती है, बस हो गया, वही चल रहा है। एक I1 था और उस ओमेगा 1 से घूम रही थी, और दूसरी I1/2 थी और वो ओमेगा 1/2 से घूम रही थी। मतलब ये हो गया ना, एक के ऊपर दूसरी गिर जा रही है बेटा, ये है। तो फिर तुम जानते हो कि उसको एक कॉमन ओमेगा मिल जाती है ना फिर। एक कॉमन ओमेगा आ जाती है, ठीक। तो तुम्हें इस प्रोसेस में ई फाइनल माइनस ई इनिशियल निकालना है। अब सुनो, इसमें मैं लिख दे रहा हूं आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, ये इक्वेशन लगा दे रहा हूं। अब आई इनिशियल क्या था देखो, आई इनिशियल था I1 प्लस I1/2। सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें ऐसे लिखते हैं एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ये करते हैं बेटा जी, ठीक है। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। अब एल इनिशियल कितना दे देखो, एल इनिशियल था I1 ओमेगा 1 प्लस I1/2 ओमेगा 1/2। और बाद में कितना हो गया, I1 प्लस I1/2 इंटू ओमेगा आ गया। तो यहां से तुम्हें कॉमन ओमेगा मिल गई, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे हमने अप्लाई किया है एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, तो ये आ गया। अब उसके बाद हमें ई फाइनल माइनस ई इनिशियल निकालना था। तो ई फाइनल कितना हो गया देखो, ई फाइनल हो गया हाफ I1 प्लस I1/2 इंटू कॉमन ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। और ई इनिशियल कितना था, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I1/2 और ओमेगा 1/2 इसका स्क्वायर हो गया। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल नहीं लगाओगे, बल्कि ये लगाओ एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। और इसके पीछे रीजन क्या है कि तुम कह सकते हो ना ये क्यों नहीं लगाया आपने, हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये क्यों नहीं लगाया हमने, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअल में क्या होता था कि पहले हमारे पास क्या होता था ना, एक मान लो ये घूम रही होती थी, केवल एक रोटेट कर रही होती थी, ओनली वन रोटेट्स। और दूसरी चीज इसमें जस्ट ड्रॉप होती थी, अदर बॉडी जस्ट ड्रॉप्ड। तो फिर यहाँ पे सही हो जाता था ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल कर देते थे हम, ये कह लो जो है। और इसको हम लिख देते थे इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा जो कॉमन हो जाती थी, फिर ओमेगा कॉमन ऐसे कर देते थे। वहां पे केवल एक बॉडी रोटेट कर रही होती थी और दूसरी बॉडी उसके ऊपर जस्ट ड्रॉप करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों की दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं, तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा ना, हमें ये लिखना पड़ेगा फिर I1 ओमेगा 1 प्लस I1/2 ओमेगा 1/2, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब आएगा हो जाएगा। अब चलते हैं 58। दो मास हैं और ये मासलेस रॉड से आप कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। ये भी एम है, ये भी एम है, और ये मासलेस रॉड है। ये एम है। अब यहां पे तुम एक इम्पल्स लगाते हो जे, और वो एम वी के इक्वल है। तो तुम्हें सिस्टम का ओमेगा फाइंड करना है, कितना होगा। अच्छा, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो एल दे रखी है, मासलेस रॉड की लेंथ एल दे रखी है। तो अब देखो, दोनों मासेज का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ये आएगा। और तुमने यहाँ पे इम्पल्स अप्लाई किया है, तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास को एक तो वेलोसिटी मिल जाएगी, कैपिटल वी कह लेता हूं मैं, और एक इस टाइप से ओमेगा मिल जाएगी। अब जो वी होगा वो तो होगा इम्पल्स अपॉन टोटल मास, और इम्पल्स हो गया एम इंटू वी, और टोटल मास आ गया 2m। इसका मतलब v/2। ये तो हो गई वेलोसिटी, ऑल दो ये पूछी नहीं थी जो है, ठीक है, ये पूछी नहीं थी। और ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगुलर इम्पल्स अपॉन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे है, और मैंने साइड पे एक लीनियर इम्पल्स लगाया,
तो जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा उसको एक तो वेलोसिटी मिलेगी जिसको मैंने कैपिटल वी से दिखाया है, और एक ओमेगा मिलेगी। अब जो कैपिटल वी होगी वो तो होगा लीनियर इंपल्स अपॉन टोटल मास, और जो ओमेगा होगा वो होगा एंगुलर इंपल्स इनटू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो एंगुलर इंपल्स होगा वो क्या होगा, लीनियर इंपल्स इनटू ये वाली जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। इसका मतलब ये तो हो जाएगा J इंटू L/2 अपॉन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वैल्यू रख देते हैं बस। J तुम्हें दिया था M इंटू वी इंटू L/2, और दोनों के दोनों तुम्हें पार्टिकल दे रखे हैं ना, ध्यान रखना। तो 2 टाइम्स M इंटू L/2 इसका स्क्वायर, ये दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसके अबाउट, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ गया, बस हो गया जो ये। नेक्स्ट चलते हैं 59। ये एक रॉड है, और ये ओमेगा से घुमाते हो तुम इसको, और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, मान लो टेंशन Tx है, तो तुम्हें Tx वर्सेस x ये ग्राफ बताना था किस टाइप का होगा। एक रॉड को आप एक एंड के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हो, और एक्सिस से मान लो x डिस्टेंस पे टेंशन आपको Tx दे रखी है, तो आपको Tx वर्सेस x ग्राफ वो ड्रॉ करना है, वो कितना होगा। ठीक है, तो सुन, इसमें मेरे ख्याल से इतना तुम जानते होगे, हमने पढ़ा भी है कि यहाँ पे तो जो टेंशन होती है वो जीरो होती है, और यहाँ पे जो टेंशन आती है वो मैक्सिमम आती है। अब सपोज करो मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गया, इसका मतलब तुम्हें दिख रहा होगा जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, एज एक्स इंक्रीजेज Tx डिक्रीजेज, ये ध्यान रखना। इसका मतलब dt अपॉन dx, ये तुम नेगेटिव में लोगे, हाँ ध्यान रखना, नहीं तो फिर वो लिमिट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। dt अपॉन dx ये नेगेटिव में लोगे, तो यहां से मान लो मैं x डिस्टेंस पे जाता हूं और मैं dx की स्ट्रिप लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सर्किल में घूम रहा है। अब टेंशन कैसे लेते हैं हम, अगर मैं इधर को t लूं तो मुझे इधर को फिर t प्लस dt लेना पड़ेगा, और ये जो अंदर को एक्स्ट्रा टेंशन तुम्हें दिख रही है, ठीक है ना, अंदर को जो एक्स्ट्रा टेंशन दिख रही है वो इतने पोर्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो एक्स रेडियस में घूम रहा है, एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जैसे ये है, इसको अगर मैं टी लेता हूं तो इसको मुझे लेना पड़ेगा टी प्लस डी टी लेना पड़ेगा, और ये डी एक्स है, हाँ, ध्यान रखना। और जो एक्स्ट्रा टेंशन डी टी है वो इतने पोर्शन को, dx वाले पोर्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि वो पोर्शन एक सर्किल में घूम रहा है जिसकी रेडियस x है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डी टी इक्वल टू डी एम
एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब डीएम कितना हुआ? अगर मान लो मास पर यूनिट लेंथ लेमडा दे रखा है, तो डीएम की वैल्यू लेमडा इंटू डीएक्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगी लेमडा इंटू डीएक्स इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि डी टी अपॉन डी एक्स को नेगेटिव लिखना है, तो बेस्ट ये रहेगा डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे तुम? डी टी इक्वल टू लिखोगे माइनस लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब तुम्हें लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब उसके बाद वैल्यू रख दोगे, बस हो गया। देखो, जहां पे x की वैल्यू l के इक्वल है, वहां पे t की वैल्यू 0 होगी फिर। और फिर जहां पे x की वैल्यू x के इक्वल है, वहां पे टेंशन मान लो t है, तो यहां से तुम्हें t एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल जाएगा। ये मेरा मेन पर्पज था। लेकिन इधर x आ रहा है, तो जब इस इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी। और क्वाड्रेटिक बनेगी तो इसका मतलब पैराबोला बनेगा, ठीक है ना? पैराबोला बनेगा। तो अगर मैं टी वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करूं, एक रफ ग्राफ ही पूछा था आपसे, टी वर्सेस एक्स ग्राफ, तो एक पैराबोला लोगे, बस हो गया। ऐसे बनेगा कुछ। जैसे यहाँ पे जहां पे एक्स की वैल्यू 0 है, वहां पे टेंशन मैक्सिमम होगी। और जहां पे एक्स की वैल्यू एल के इक्वल है, वहां पे टेंशन फिर 0 आ जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब किसी रॉड को एक एंड के अबाउट आप रोटेट करते हो, तो बिल्कुल एक्सिस पे तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम टेंशन होगी, और बिल्कुल एंड पॉइंट पे टेंशन 0 होगी। और मैंने आपको बताया कि इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे टी एक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो डी टी अपॉन डी एक्स को निगेटिव लेना, अदरवाइज फिर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको। और किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मैंने डीएक्स की एक छोटी सी स्ट्रिप ली, तो राइट साइड में अगर टेंशन टी है, तो लेफ्ट में हमने टी प्लस डी टी ले ली। और जो ये एक्स्ट्रा टेंशन है डी टी, वो इतने पोर्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। क्योंकि ये जो डीएक्स वाला पोर्शन है, ये एक्स रेडियस के एक सर्कल में घूम रहा है। तो मैंने ये बताया कि इंटीग्रेशन में तुम्हारा एक्स आ रहा था, तो जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो पैराबोला गिरा पाएगा, ये ध्यान रखना, बस हो गया। अब चलते हैं 60। एक पार्टिकल था जिसका मास 1 kg था, और इस पे एक टॉर्क अप्लाई किया था इस पार्टिकल पे 2.5 न्यूटन मीटर का, और 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था। और जो पार्टिकल था, वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन दिया था। तो तुम्हें निकालना था थीटा बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये फाइंड करना था। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। पार्टिकल तुम्हें दिया था 1 kg। उस पार्टिकल पर 2.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाया था, और जो फोर्स लगा था 1 न्यूटन का लगा था। और पार्टिकल तुम्हें एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन किया था। तो तुम्हें एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल निकालना था। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं ना,
एफ आर साइन थीटा, बस हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, एफ आर साइन थीटा हो गया। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना लिख दोगे? 2.5 लिख दोगे। फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लगा रखा है? 1। और ये जो आर हो गई वो, और ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई, और ये 5 दे रखी है। और ये जो थीटा है, यही थीटा तो बिटवीन एफ वेक्टर और आर वेक्टर होगा। थोड़ा सा विजुलाइज करके देखना, यही बिटवीन आप ये आ जाएगा। तो यहां से मेरे ख्याल से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही होगी, बस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पार्टिकल 1 kg दिया था, उसके वजह से मास की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उस पर जो टॉर्क लगाया था वो 2.5 न्यूटन मीटर का लगाया था, और उस पर जो फोर्स लगा था 1 न्यूटन का लगा था, और पार्टिकल एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन था। तो थीटा तुम्हें निकालना था एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल निकालना था। तो टॉर्क को मैंने लिख दिया सीधे एफ आर साइन थीटा लिख दिया, ठीक। और आर वहां पे कोई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगी, बस। अब चलते हैं 61। ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। ये दिया था 6 मीटर, और ये दिया था 4 मीटर। अब तुमने एक तो बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाया था, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ था, मतलब ये F1 लगाया था, इसका मैग्नीट्यूड एफ दिया था। और एक फोर्स तुमने यहां पे लगाया था, F2, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ था, और ये 30 डिग्री दिया था। तो तुम्हें टोटल टॉर्क अबाउट ओ निकालना था। टोटल टॉर्क अबाउट ओ। अब सुनो, ये टॉर्क क्या हो जाएगा ना, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब जरा F1 देखते हैं, F1 कितना है देखो, F1 है एफ के डायरेक्शन में लगा हुआ ना, ये हो गया। अब जरा देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स में तो हो गए 2, और वाई में हो गए 3। इसका मतलब R1 कितना लिखोगे, ये लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं F2। अच्छा, ये जो F2 लगाया था, ये तुम्हें दिया हुआ था कि ये एक्स वाई प्लेन में लगा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में लगा हुआ है। अब देखो, F का तुम्हें लग रहा होगा कि कॉस कंपोनेंट आएगा, लेकिन वो माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। और F का साइन 30 कंपोनेंट वो माइनस एक्स में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया F साइन 30 डिग्री। एक तो माइनस आई कैप में आ गया, प्लस F कॉस 30 डिग्री, ये माइनस जे कैप में आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एफ के मैंने एफ को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब चलते हैं, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, जो है इसके कोऑर्डिनेट है 0, 6 और 0। तो इसका मतलब R2 सिंपली क्या हो गया बताओ, जो है 6 × J कैप हो गया, बस हो गया। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट सही ढंग से निकाल लेना, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आर वेक्टर होता है ना, आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर होता है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां पे फोर्स अप्लाई किया है, और उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है।
तो मुझे यहाँ ओ के अबाउट निकालना है, ये ध्यान रखना। ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो सीधे सीधे फिर वही हो जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स है वही हो जाएंगे। अब चलते हैं 62, लास्ट क्वेश्चन। अगेन ये मासलेस है, हाँ, और इसके अबाउट ये हिंज है। और इधर मास दे रखा है 5m0, और इधर मास दे रखा है 2m0, और ये दे रखा है L, ये दे रखा है 2L। तो ये तुम्हें रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है, कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। तो तुम्हें बिल्कुल शुरुआत में t=0 पे अल्फा निकालना है, कितना होगा। अब सुनो, अल्फा का तो मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूँ, टॉर्क अपॉन आई, और ये ऑब्वियस सी बात है इसके अबाउट घूमेगी, क्यों, तो ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट ओ अपॉन आई अबाउट ओ। अब देखो टॉर्क अबाउट ओ कितना होगा, 5m0g इंटू एल, ये तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और 2m0g इंटू 2l, ये क्लॉकवाइज होगा लेकिन लेफ्ट वाला ज्यादा आ रहा है, तो टॉर्क आ गया 5m0g इंटू एल, ये तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया, -2m0g इंटू 2l, ये क्लॉकवाइज आ गया, डिवाइडेड बाई 5m0 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 5m0 इंटू एल स्क्वायर, प्लस 2m0 मास का कितना होगा, 2m0 इंटू 12 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा उसे। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर बाय द वे तुमसे अल्फा वगैरह पूछा हुआ ना, तो उसका तो सीधे सीधे फॉर्मूला टॉर्क अपॉन आई है। बस अब तुमको देखना है ना कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हिंज के अबाउट निकालना होगा, बिकॉज उसके अबाउट ये घूमेगी बस। बाकी चलो नेक्स्ट टाइम में करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।